वेलकम टू कुमार कौशल क्लासेस। स्वागत है आपका और उम्मीद करते हैं कि आप पहले की तरह मस्त होंगे, अच्छे होंगे और लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो टारगेट हैं उसके प्रति समर्पित होंगे। तो इतिहास के प्राचीन भारत के सेगमेंट में हम पिछले वीडियो में आपने देखा कि उसमें हमने जो मौर्यों के पतन के बाद मौर्योत्तर कालीन इतिहास की चर्चा आप करते हैं, उसमें एक प्रमुख बात हमने ये बताई थी कि मौर्यों के पतन के बाद भारत में दो तरह की राजनीतिक स्थितियां पैदा होती हैं। एक तरफ तो विदेशियों का राजवंश चलता है और दूसरी तरफ भारतीय राजवंशों का भी उद्भव होता है। तो कहीं ना कहीं मौर्यों के पतन के बाद दो स्थितियां आती हैं। एक तरफ भारतीय राजवंश के लोग शासन कर रहे हैं और उसी के पैरेलल एक तरफ विदेशी राजवंश के लोग शासन कर रहे हैं। शक, कुषाण, पहलव इत्यादि की चर्चा हम कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से उसका वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। पूरा का पूरा एंशिएंट का वीडियो वहां पे प्लेलिस्ट में इकट्ठा है। वहां से आप उसको देख करके फिर ये देखेंगे तो कंटेंट जुड़ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको देखने से पहले आप वो प्लेलिस्ट में जा करके वो इसके सेकेंड पार्ट का वीडियो पहले आप देख ले, फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिए, तो फिर ये ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप इसको भी देख रहे हैं तो ये भी एक नई टॉपिक ही है। जैसे अगर भारतीय राजवंशों की बात करें तो भारतीय राजवंशों में मौर्यों के पतन के बाद जिन भारतीय राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया, जैसे आप नाम सुने होंगे, शुंग वंश है, कण्व वंश है, और उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश आता है, फिर इक्ष्वाकु वंश, आभीर वंश, वाकाटक वंश और चेदी वंश। इस तरीके से तमाम ऐसे राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया हुआ है जिनको आप मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंशों के आधार पर पढ़ सकते हैं। इनमें से जैसे हमने कहा कि शुंग वंश, तो शुंग वंश का जो स्थापना करता था या जो संस्थापक था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये मौर्यों के जो अंतिम शासक थे, बृहद्रथ मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसी बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग जो है वो गद्दी पर बैठता है और यहीं से एक नए राजवंश की शुरुआत किया जिसे आप शुंग वंश के नाम से जानते हैं। इस वंश के बारे में और पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो जानकारी देने वाले अभिलेख हैं उनमें दो अभिलेखों का, एक तो अभिलेखी साक्ष्य है, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य है। अभिलेखी साक्ष्यों में नाम ले हम अगर, तो धनदेव का था अयोध्या अभिलेख। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में और पतंजलि के महाभाष्य में और धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। और ये बताया गया है कि जब साकेत अर्थात अयोध्या में इसका शासन चल रहा था, इन सब क्षेत्रों में इनका शासन चल रहा था, उस दौरान यवन शासकों का साकेत पर आक्रमण हुआ था। इस तरह की जानकारी हमें धनदेव और पतंजलि दोनों लोग देते हैं कि यवनों का आक्रमण हुआ था, लेकिन इन यवनों के आक्रमण को पराजित कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो आप ये बात ध्यान देंगे, यवनों को मलेच्छ कहा गया है और यवनों को पराजित किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। जब यवन पराजित हो जाते हैं और इसी यवनों के पराजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। और इसकी एक बड़ी खास विशेषता यह है कि अश्वमेध यज्ञ जो करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, इसके जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि। इसके पुरोहित कौन थे? इसके पुरोहित थे पतंजलि। तो पतंजलि के पुरोहितों में या इन्हीं के निर्देशन में इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये बात सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पुष्यमित्र शुंग से संबंधित। पहली बात तो ये आप ध्यान देंगे कि मौर्योत्तर कालीन शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य वंश
के शासक की हत्या करके किया था? तो वेदरथ की हत्या किया था। कौन से वंश की स्थापना किया? शुंग वंश की स्थापना किया। फिर पूछेगा कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये कहेगा कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसका पुरोहित कौन था? पूछेगा कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसका पुरोहित कौन था? तो आप इसको बता दीजिएगा कि ये पतंजलि के पुरोहित के रूप में कार्य किया गया था और 2 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया गया था। अश्वमेध यज्ञ क्या है, इसके बारे में आप जब वैदिक कालीन मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें यज्ञों के बारे में सूचनाएं दी गई हैं, आप उसको देख लेंगे। हालांकि ये साम्राज्य विस्तार से संबंधित यज्ञ हुआ करता है, तो इस तरह से जानकारी मिल जाती है। दूसरी बात, धनदेव से जोड़ करके पूछा जाता है। धनदेव से पूछता है कि अयोध्या का अभिलेख किससे संबंधित है? तो धनदेव से संबंधित है। फिर पूछेगा कि धनदेव किसके राज्यपाल थे? तो धनदेव पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल थे और इसी पुष्यमित्र शुंग के आदेश पर धनदेव ने अयोध्या अभिलेख जारी किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानकारी का, और बार बार एग्जामिनेशन में इसको पूछा भी गया है। इसको आप ध्यान देंगे और इसको आप लर्न करके रखेंगे, सीख करके रखेंगे। दूसरी बात, पुष्यमित्र शुंग से संबंधित जो चीजें हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये बौद्धिस्टों का उत्पीड़क था। चूंकि आपको पता है कि हर्षवर्धन के कालखंड तक आते आते बौद्धिस्टों का बहुत बड़ा एक इनके जो धर्म के मानने वाले लोगों का स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका था और वैदिक परंपरा अभी भी धीरे धीरे ये पतनावस्था की तरफ जा रही है और अब छोटे छोटे तमाम धार्मिक संप्रदायों का उदय हो चुका है और लोग जो है जनमानस बढ़ चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग बौद्धिस्ट हो रहे हैं, बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसे में आप देखेंगे अभी 700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक जब हम राजपूत काल पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि तमाम ऐसे राजा हैं, तमाम ऐसे रानियां महारानियां हैं जो बौद्धिस्ट या बौद्ध धर्म को अपनाई हुई हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि यह बौद्धों का उत्पीड़क था, लेकिन ये बात जरा ठीक नहीं लगती है। वो इसलिए कि अगर पुष्यमित्र शुंग को हम बौद्धों का उत्पीड़क मान लें कि शुंग ने या पुष्यमित्र ने बौद्धों का उत्पीड़न किया था, इस तरीके से अगर इसको हम देखेंगे तो ये बातें निराधार साबित हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि इसने अपने जीवन में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया है जो इसके बौद्ध अनुयायी होने का या बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान इसके हृदय में होने का प्रमाण देते हैं। जैसे एक है आपके सांची का स्तूप और दूसरा है भरहुत का स्तूप। ये 2 इन स्तूपों का निर्माण करवाया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ये जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची का स्तूप है और भरहुत का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन ये सतना जिला में है। तो भरहुत कहाँ पे है, भरहुत का स्तूप कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के सतना में है। अगर पूछे कि सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अगर दोनों को पूछता है कि निर्माण किसने करवाया था तो निर्माण के लिए आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इन दोनों स्तूपों का निर्माण करवाया गया है। हालांकि इसने और अनेक स्तूपों का निर्माण करवाए हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता आप इससे जोड़ करके देखेंगे सांची के स्तूप से। सांची के स्तूप में इसने पाषाण वेदिकाओं के स्थान पर काष्ठ वेदिकाओं का निर्माण करवाया है। काष्ठ वेदिकाओं का निर्माण करवाया है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट रहा। और जो भी सवाल पूछेगा, आप चाहे वनडे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सिविल का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा को आप दे रहे हैं, तो ये सवाल बस इतने ही पूछे जाते हैं। आप इसको अगर इतना चीज़ें आप पढ़ ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि शुंग वंश से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है जिसका नाम था अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद इसका उत्तराधिकारी बना अग्निमित्र। और अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती हमें कालिदास के एक ग्रंथ से जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। कालिदास का एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा प्रसिद्ध और चर्चित ग्रंथ रहा है मालविकाग्निमित्रम। और कालिदास जैसे विद्वान ने इस अग्निमित्र के चरित्र को लेकर के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। इसमें आप देखेंगे तो एक नायिका है मालविका और दूसरे नायक के रूप में चित्रित किए गए हैं अग्निमित्र। ये अग्निमित्र शासक जो हैं इन्हीं की ये प्रेमिका थी जिसका नाम था मालविका और इन्हीं दोनों के प्रणय संबंधों का वर्णन किया गया है
कालिदास के द्वारा इस ग्रंथ में मालविकाग्निमित्रम में, और इसी मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ से अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है और कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र बना, जिसका मालविका नामक एक कन्या के साथ प्रेम संबंध रहा। और एक बड़ी मार्मिक कहानी इसकी, कभी मौका मिलेगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नेट पर उपलब्ध है, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो ये कहानी हिंदी में उपलब्ध है, संस्कृत में भी उपलब्ध है। आप पढ़ करके इसे प्रेम के रस से रसाबोर हो सकते हैं। खैर, अग्निमित्र तो पहला शासक इसमें रहा पुष्यमित्र शुंग, दूसरा शासक हुआ इसमें अग्निमित्र। तीसरे शासक की ओर अगर हम चले तो नाम था उसका वसुमित्र। यह भी एक इम्पॉर्टेंट शासक है, वो इसलिए कहा जाता है कि इसी के समय यवन शासकों ने आक्रमण किया था भारत पर और सिंधु नदी को पार करके ये भारत में प्रवेश कर चुके थे। और इस बात का भी उल्लेख हमें मिलता है कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में। कहा गया है कि अग्निमित्र के बाद, इसी मालविका का उल्लेख है कि अग्निमित्र के बाद वसुमित्र उसका उत्तराधिकारी बना, और जिस पर यवन शासकों ने आक्रमण किया था और इसी के समय ये सिंधु नदी पार करके भारत में प्रवेश किए, लेकिन यवन शासकों को वसुमित्र ने पराजित कर दिया था। चौथे शासक के रूप में देखेंगे भागभद्र, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट शासक है। कई बार पूछा गया और पूछा इसलिए गया है कि यवन शासक हुआ करता था एंटियालकिड्स। यवन शासक हुआ करता था कौन? एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स के बारे में ये कहा जाता है कि एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत डायडोरस को ये विदिशा के राजदरबार में भेजता है। विदिशा में किसका राजदरबार था? भागभद्र का था। विदिशा के भागभद्र के विदिशा दरबार में डायडोरस को भेजा गया और इसने भागभद्र की अनुमति से विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई और इस गरुड़ स्तंभ पर वासुदेव कृष्ण का नामांकन पाया जाता है, जिससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि एंटियालकिड्स या यवन शासक वैष्णव मतानुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे। आपको पता होगा कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है अलवार और नैनार। जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए एक शब्द मिलता है अलवार, जो शैव धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए एक शब्द मिलता है नैनार। ये भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अलवार दक्षिण भारत में किस धर्म के अनुयायियों को, किस संप्रदाय के अनुयायियों को अलवार कहा जाता है, किसे नैनार कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के जो अनुयायी हुए उनको अलवार कहेंगे और दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के अनुयायी हुए उनको नैनार कहेंगे। ठीक है, यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है कि भागभद्र के दरबार में कौन आया, गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने करवाया, वो किसका राजदूत था, वगैरह वगैरह। यहाँ से खूब बढ़िया से सवाल पूछे जाते हैं। एक अंतिम शासक, पांचवा शासक था भागभद्र के बाद, जिसका नाम था देवभूति। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था और इसी के बारे में कहा जाता है कि इसके मंत्री वासुदेव कण्व ने, देवभूति के मंत्री वासुदेव कण्व ने इसकी हत्या कर दी और इसी की हत्या के साथ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित शुंग वंश का विनाश हो गया और एक नए राजवंश की स्थापना वासुदेव कण्व के द्वारा किया गया, जिसको हम कण्व वंश के नाम से जानते हैं। तो कण्व वंश में मूल रूप से हम ये देखेंगे कि कण्व वंश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बस ये पूछा जाएगा आपसे कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव कण्व को लेकर के ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है, जो 75 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व के आसपास शासन करता है। तो इसमें बस इतना ही आप जानेंगे, कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव कण्व था। और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता है, बस ये है कि एक दो शासकों का नाम मिलता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इसके शासक महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके बाद हम सीधा चर्चा कर लेंगे सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश पर, चूँकि कंपटीशन के दृष्टिकोण से आंध्र सातवाहन वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
फिर इसको मिटा करके और फिर से हम आंध्र सातवाहन वंश की चर्चा करते हैं। तो भारतीय राजवंशों में जो दूसरा महत्वपूर्ण शासन, या क्रम से तो कहेंगे तीसरा, जो कि शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश था, और कण्व वंश के बाद सातवाहन आते हैं। तो सातवाहन कण्व वंश के बारे में बस इतना है, वसुदेव कण्व को आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें उसमें नगण्य हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। और तीसरा राजवंश इसमें जो पढ़ना था वो था सातवाहन। तो सातवाहनों के बारे में कहा जाता है कि सातवाहन शासक, अच्छा एक चीज़ आप जरा सा ध्यान देंगे, इसके पहले हमने भागभद्र के समय पढ़ाते समय बताया था कि ये डायोडोरस आया था, लेकिन डायोडोरस को आप क्षमा करेंगे, ये वास्तव में एंटियालकिड्स के जो राजदूत का नाम था वो था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस माने भागभद्र के विदिशा दरबार में जो आया था उसका नाम था हेलियोडोरस। गलती से हमने वहां पे डायोडोरस बोल दिया था, डायोडोरस बोल दिया था, ये गलत है, आप इसे हमें क्षमा करेंगे, ये बाय मिस्टेक हो गया था। वास्तव में उसका नाम था हेलियोडोरस, आप उसको हेलियोडोरस ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेलियोडोरस जो है एंटियालकिस का राजदूत था, जो भागभद्र के विदिशा दरबार में आया था, और उसने एक विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इसको आप सुधार लेंगे। तो हम बात कर रहे थे आंध्र सातवाहन के बारे में। आंध्र सातवाहनों का इतिहास बड़ा रोचक इतिहास है, और इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक तरह से आप कह सकते हैं कि माइलस्टोन साबित हुआ है। एक नई तरह की व्यवस्थाओं को बताने में, एक नई तरह की व्यवस्थाओं के स्थापित करने के लिए एक बड़ा योगदान इसका माना जाता है भारतीय इतिहास में। और एक ही नहीं, कई तरह के नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसका जो संस्थापक है, अर्थात आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक है उसका नाम था सिमुक। सिमुक नाम के व्यक्ति ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानपुर में। प्रतिष्ठानपुर कहां पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानपुर में, इसी को कभी कभी आप प्रतिष्ठानपुर या इसी को प्रतिष्ठान के नाम से भी जानते हैं। तो प्रतिष्ठानपुर या प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का एरिया है जहां पे आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। जो सातवाहन शासक थे इनकी भाषा प्राकृत थी, और ये ब्राह्मी लिपि के पोषक थे, माने ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा को इन्होंने अपनाया हुआ था। समाज को लेकर के बहुत ही बार सवाल इससे पूछा गया है कि सातवाहनों का समाज कैसा था, तो सातवाहनों का समाज था मातृसत्तात्मक। इसके बाद आप शासकों का नाम देखेंगे तो इस शासक, जो भी शासक इसमें हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, उनके शासन में स्त्रियों का बड़ा अहम रोल रहा है। और उसका एक नतीजा आया कि प्रत्येक शासक, लगभग सभी शासक जो महत्वपूर्ण हुए हैं, जो बड़े ख्याति प्राप्त हुए हैं, वो अपनी माता के नाम के साथ ही गद्दी पर अपना राज्याभिषेक करवाते। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी और बल श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी, इस तरीके से नाम आता है, अभी आएगा। तो अपनी माताओं के नाम पर इन्होंने अपने नाम से राज्याभिषेक करवाया है, जिसका मतलब इतिहासकारों ने ये लगाया कि ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। और इसका प्रमाण भी पाया गया है कि सातवाहनों का जो समाज था, सातवाहनों का समाज कैसा समाज था, तो मातृ सत्तात्मक समाज था। एक और विशेष बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनको पुराणों में आंध्र भृत्य के नाम से जाना जाता है और आंध्र जातीय के नाम से जाना जाता है। माने सातवाहन शासकों को पुराणों में क्या कहा गया? आंध्र वृत्य कहा गया या आंध्र जातीय कहा गया। जबकि इन शासकों ने, माने सातवाहन शासकों ने स्वयं को अपने अभिलेखों में सातवाहन कहा है। अपने अभिलेखों में इन्होंने क्या कहा? सातवाहन कहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, आपको ये भी याद रखना है कि आंध्रभृत्य शब्द का प्रयोग किस शासकों के लिए किया गया है, तो सातवाहन शासकों के लिए किया गया है। अगर प्रमुख शासकों की बात करें तो शुरुआती शासकों में नाम आता है सतकर्णी प्रथम का, या इसी को आप सातकर्णी कह लें या सतकर्णी कह लें, दोनों बात सेम है। किसी किसी किताब में सतकर्णी आप पाएंगे, कभी सातकर्णी पाएंगे।
क्योंकि सतकर्णी और सातकर्णी अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो यस ए टी से ही आपको शुरुआत करना पड़ेगा, तो सतकर्णी सातकर्णी दोनों बात सेम है। तो इसमें सतकर्णी प्रथम पहला शासक जो इसमें हुआ, पहला शासक हुआ सतकर्णी प्रथम, और सतकर्णी प्रथम इस सातवाहन वंश का पहला महान शासक माना जाता है। इसने एक मराठी कन्या थी, अंगी कुल की थी, जिसका नाम था नागनिका, और इसी नागनिका के साथ सतकर्णी प्रथम का विवाह हुआ था। ध्यान देंगे कि जो नागनिका है ये महाराष्ट्र की मराठी कन्या है, जो महाराष्ट्र के अंगीय कुल की कन्या थी, अंगीय कुल से संबंधित थी। तो इसने एक मराठी कन्या नागनिका के साथ विवाह किया, और इसी नागनिका ने एक अभिलेख जारी किया जिसे नाना घाट का अभिलेख कहा जाता है, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए। पहली बात तो नाना घाट अभिलेख को जारी किसने किया है, तो सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका ने इस नाना घाट के अभिलेख को जारी किया। नाना घाट के अभिलेख में दो महत्वपूर्ण सूचनाओं पर आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, आप नाना घाट के अभिलेख में नागनिका ने यह बताया है कि सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए हैं। 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा सातवाहन शासक अश्वमेध यज्ञ करवाता है, तो सबसे पहला उदाहरण आपको मिल जाएगा। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला शासक कौन था? सतकर्णी प्रथम था। अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाया जा रहा है? साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। एक बड़ा ही प्रचलित उदाहरण है रामचरितमानस का या रामायण खंड का, कि भगवान राम लास्ट में इसी का आयोजन करते हैं, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, जो उनके ही पुत्रों के द्वारा लव और कुश के द्वारा उनको चुनौती दी गई थी। तो ये कहानी आप जानते होंगे। तो साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है, जो सतकर्णी प्रथम के द्वारा भी करवाया गया था। राजसूय यज्ञ, जब राज्याभिषेक होता है तो राजसूय यज्ञ करवाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंस है नाना घाट अभिलेख की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें पहली बार भूमि दान का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहली बार बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है, तो वो नाना घाट से मिलता है, नागनिका के नाना घाट से। फिर से बात सुन लीजिए कि नागनिका ने नाना घाट अभिलेख में ये बताया कि सतकर्णी प्रथम जो है ये बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देता है। तो भूमि अनुदान देने का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिल रहा है हमको? नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिल रहा है। और ये बात इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है कि बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत कहां से मानी जा रही है, तो आप देखेंगे कि सातवाहन शासकों के द्वारा ही किया गया है। कालांतर में इसका एक बड़ा रूप आपको दिखाई देगा। वो बड़ा रूप कैसे दिखाई देगा? सामंतवादी व्यवस्था को लेकर के, माने सामंती व्यवस्था और भूमि अनुदान की शुरुआत जो यहाँ से हुई, कालांतर में इसी को आधार बना करके बड़े पैमाने पर सामंती व्यवस्था को जन्म दिया गया, सामंतवादी व्यवस्था स्थापित की गई। और एक बड़ा इतिहास सामंतों का मिलता है, जहाँ से कृषकों और निम्न वर्गीय लोगों का शोषण शुरू हुआ, और वही कालांतर में रूप ले लेता है जमींदारी व्यवस्था का। यही जो यहाँ से शुरुआत हो रही भूमि अनुदान की व्यवस्था, यही परिवर्तित होते होते जमींदारी व्यवस्था पर पहुँच जाती है। और मध्यकाल में आप देखेंगे, आधुनिक काल में आप देखेंगे कि किस तरीके से बिचौलियों के रूप में ये जमींदार या ये जो भूमि के मालिक हैं, ये किसानों का, रैयतों का शोषण कर रहे थे। तो बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का महत्वपूर्ण जो प्रमाण है वो नाना घाट अभिलेख में पाया गया है। तो सतकर्णी हो गया। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक इसमें है वो है हाल। इसको हम हाल के नाम से जानते हैं। गौतमी, ये जो सतकर्णी प्रथम है, क्षमा चाहते हैं, सतकर्णी प्रथम है, ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और अपने तमाम कार्यों के लिए, युद्ध अभियान के लिए जाना जाता है। तो जितनी ख्याति ये सतकर्णी प्रथम की है अभियानों में, साम्राज्य विस्तार में, उतना ही प्रसिद्ध हाल है। लेकिन हाल अपने इन युद्ध के लिए और तमाम कार्यों के लिए नहीं, बल्कि
ये शांति प्रियता के लिए, शांति प्रिय होने के नाते यह प्रसिद्ध है इतिहास में। माने सातवाहन शासकों में हाल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और विद्वान शासक हुआ, जो स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में कई महत्वपूर्ण विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। तो इस तरीके से इसकी विद्वता सिद्ध होती है, और इसके विद्वता का एक बेहतर प्रमाण इतिहास में हमें साहित्यिक प्रमाण के रूप में उपलब्ध है कि हाल ने प्राकृत भाषा में एक गीत काव्य लिखा था, जिसे गाथा सप्तशती के रूप में जानते हैं। 1000 बार सवाल पूछा गया है कि गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, तो हाल है। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, हाल है। क्या है ये, तो गीत काव्य है, खंड काव्य है, ऐसे करके आपसे पूछेगा। तो गाथा सप्तशती गीत काव्य का उदाहरण है, जिसमें श्रृंगार रस के बारे में, श्रृंगार रस को लेकर के इसमें रचना किया गया है, और इसमें तमाम प्रेम प्रसंगों के बारे में, प्रेम प्रसंगों का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यह श्रृंगार रस प्रधान है। ये भी आप ध्यान देंगे कि गाथा सप्तशती श्रृंगार रस प्रधान है। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि हाल एक विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में गुणाढ्य और सर्ववर्मन नाम के 2 प्रमुख विद्वान निवास करते थे। गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक एक पुस्तक लिखी थी, और सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। इन दोनों ग्रंथों की महत्ता इस बात में है कि प्राचीन भारत में मौर्योत्तर कालीन इतिहास से जब भी सवाल पूछेगा तो इनसे ज़रूर सवाल पूछता, चाहे ये गाथा सप्तशती से पूछ ले, चाहे बृहद कथा से पूछ ले, चाहे कातंत्र से पूछ ले। तो ध्यान देंगे, एक कातंत्र है, एक काकतंत्र होता है, उसके रचयिता अलग हैं, कभी उसकी चर्चा कर लेंगे। तो कातंत्र सर्ववर्मन का ग्रंथ है, और गुणाढ्य का ग्रंथ बृहद कथा है, जबकि हाल का ग्रंथ गाथा सप्तशती है। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआती दौर में ही आप देख रहे हैं कि आंध्र सातवाहन शासकों का एक बेहतर इतिहास आपको दिखाई देगा, एक बेहतर प्रमाण यहाँ से ऐतिहासिक रूप में मिलने वाला है। अब इसी के साथ, हाल के साथ हम चर्चा करेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी की, लेकिन उसके पहले आप अपनी ड्यूटी को निभाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बेहतर नोट्स बनाइए। फिर हम चर्चा करते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी का, जो इस सातवाहन वंश का बड़ा ही महानतम शासक सिद्ध हुआ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, नाम आप देख रहे हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने करीब 106 से लेकर के 130 ईस्वी तक शासन किया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में कहा जाता है कि इसकी उपाधियां इंपॉर्टेंट हैं, और ये विभिन्न परीक्षाओं में इसकी उपाधियां पूछी गई हैं कि किसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, किसे एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी सारी उपाधियां इंपॉर्टेंट है। उपाधियां हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। पहली उपाधि इसकी है अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। दूसरी उपाधि इसकी है एकमात्र ब्राह्मण। अच्छा, ये दोनों उपाधियां जो हैं, ये दोनों उपाधियां इसकी माता जो थी गौतमी बलश्री, इनका एक अभिलेख है जिसे आप नासिक का अभिलेख कहते हैं। गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है। इसी अभिलेख में इसकी उपाधियों के बारे में चर्चा किया गया है कि इसे अद्वितीय ब्राह्मण और एकमात्र ब्राह्मण कहाँ पे कहा गया है। तो नासिक के अभिलेख में कहा गया, नासिक के अभिलेख में कहा गया है गौतमी बलश्री, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता थी, या सतकर्णी गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता थी, गौतमी बलश्री या बलश्री गौतमी, इन्होंने एक अभिलेख जारी किया था जिसे आप नासिक का अभिलेख कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का उपाधि क्या है, अद्वितीय ब्राह्मण उसको कहा है, एकमात्र ब्राह्मण कहा है। और इसी के साथ कहा है कि इसने जो नासिक के शक थे, नासिक के शक शासक नहपान को भी पराजित किया था। इस तरह की बात इनके नासिक अभिलेख में मिलती है। तो इसकी उपाधि हो गई अद्वितीय ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण। अगली उपाधि है आगम निलय। अगली उपाधि है बेड़ा कटक। बेड़ा कटक से आप ये आशा लगा सकते हैं कि ये किसी ऐसे जलयान वाले क्षेत्र पर कब्जा किया रहा होगा
किसी ऐसे बंदरगाह के क्षेत्र पर कब्जा किया रहा होगा, इसलिए इसने बेड़ा कटक की उपाधि धारण की। हालांकि इसका जो मूल कारण है, इसने एक बेड़ा कटक नामक नगर बसाया था और पत्तन नगर था वो, इसलिए इसको बेड़ा कटक भी कहा गया। और इसकी उपाधि थी महाराज, तो महाराज की भी उपाधि धारण कर रहा है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि शक्ति के रूप में ये कहा जाता है कि ये सातवाहनों का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ही था। शक्ति के रूप में इसकी तुलना की गई है राम, केशव, अर्जुन और भीम से। कहा गया है कि यह बुद्धिमान था, बड़ा ही तीक्ष्ण बुद्धि का था, और शक्ति के रूप में यह राम, केशव, अर्जुन और भीम के समान था। इस तरह की बातें हमें सतकर्णी के बारे में मिलती हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में मिलती हैं। और देखेंगे इसकी माता के बारे में, हमने बताया है। एक बात इसके संबंधित चीज़ें और हैं, ये बार बार पूछा जाता है कि नासिक अभिलेख किसने जारी किया, तो गौतमी बलसूरी ने जारी किया है। किससे संबंधित है, तो सतकर्णी से संबंधित है। अद्वितीय ब्राह्मण और एकमात्र ब्राह्मण पीसीएस में पूछा गया, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे और ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए ही अद्वितीय ब्राह्मण और एकमात्र ब्राह्मण का शब्द जैसी उपाधियों का प्रयोग किया गया है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे कि महाराष्ट्र का एक एरिया है जिसे आप जोगल थंबी कहते हैं। तो महाराष्ट्र के जोगल थंबी अभिलेख से या जोगल थंबी नामक स्थान से एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है, जिसमें नहपान के कुछ सिक्के मिले हैं और नहपान के उन सिक्कों पर सतकर्णी का नामांकन है। अगर नहपान के सिक्कों पर गौतमी पुत्र सतकर्णी का नामांकन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि नहपान इससे पराजित हुआ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है, एक महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। नासिक में इसने बेड़ा कटक नाम के एक नगर की स्थापना की थी, जैसा भी हमने चर्चा किया ही था कि नासिक में गौतमी पुत्र सतकर्णी ने एक बेड़ा कटक नगर की स्थापना की थी, जो एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है इसके उपाधियों से जुड़ करके कि बेड़ा कटक किसकी उपाधि है, तो वो सतकर्णी की है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की है। तो इस तरीके से गौतमी पुत्र सतकर्णी का इतिहास रहा है। इसके बाद एक शासक गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये 130 से लेकर के 154 ईस्वी तक शासन किया है और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन कहता है कि मैंने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया, लेकिन दोनों बार उसे छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे निकट संबंधी था, वो मेरे निकट रिश्ते का था, रिश्तेदार था, इसलिए मैंने उसे 2 बार पराजित करने के बाद भी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को छोड़ दिया, उसे जाने दिया। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर 2 पतवारों वाले नाव का चित्रांकन मिलता है। 2 पतवारों वाले नाव का चित्रांकन मिलता है, इसका मतलब है कि इसके समय व्यापार उच्च स्तर पर रहा होगा, व्यापार आंतरिक और बाह्य व्यापार का प्रचलन रहा होगा इस तरीके से, इसीलिए 2 पतवारों वाले नावों का चित्रांकन यहाँ पे दिखाया गया है, जो इसका एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। इसी से संबंधित बताया गया कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने अमरावती में स्तूप का निर्माण करवाया, अमरावती के स्तूप का निर्माण करवाया। हालांकि ये स्तूप का निर्माण वशिष्ठी पुत्र पुलमावी नहीं करता है, बल्कि इस स्तूप का निर्माण तो लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास अशोक के द्वारा करवाया गया था और उसका जीर्णोद्धार या उसका पुनर्निर्माण करवाने का कार्य किया गया था पुलमावी के द्वारा। तो जो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी है, इसने अमरावती में एक स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था। इस अमरावती के स्तूप को धान्य कटक के नाम से भी जानते हैं। अमरावती के स्तूप को धान्य कटक के नाम से भी जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान देना है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर कौन सा अशोक का अभिलेख स्थित है, तो आप इसे अमरावती का स्तूप कहेंगे। अगर अमरावती का स्तूप ऑप्शन में नहीं है तो आप धान्य कटक का स्तूप भी सही करके आ सकते हैं। तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया था अपने कहा जाता है कि एक बड़ी मात्रा में अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था पूरे भारतवर्ष में। तो उसमें एक था अमरावती का स्तूप, जिसका जीर्णोद्धार करवाया गया था पुलमावी के द्वारा, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के द्वारा।
सातवाहनों में, आंध्र सातवाहनों में एक बड़ा अच्छा, एक बात यहीं पे आप समझिएगा कि इसी के समय दक्षिण क्षेत्र में सतकर्णियों का या सातवाहनों का सत्ता विस्तारित होती है। इसीलिए इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, दक्षिणा पथेश्वर। दक्षिणा पथेश्वर, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण किया गया था। क्यों? क्योंकि इसी के समय दक्षिण के क्षेत्रों में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस वंश का अंतिम शासक हुआ जिसे कहते हैं यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी सातवाहनों का अंतिम शासक था और इसी के पराजय के साथ जो सातवाहनों का इतिहास है, जो सातवाहनों का साम्राज्य है, वो पूरी तरीके से विघटित हो जाता है और फिर से एक छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। साम्राज्य पूरी तरीके से विखंडित होकर के छोटे छोटे साम्राज्य, छोटे छोटे राजवंशों के रूप में स्थायित्व होता है। लेकिन सतकर्णी के सिक्कों पर कुछ जलयान और मछली तथा शंख का चित्र मिलता है, जिससे यह बात बताई जा सकती है कि जो प्रेम और इसके व्यापार, बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार से संबंधित है, तो सतकर्णी के सिक्कों पर जलयान, मछली और शंख का चित्र है। जो यह सतकर्णी है, यज्ञ श्री सतकर्णी है, ये सातवाहनों का अंतिम शासक है। इसी के मृत्यु के बाद पूरा का पूरा साम्राज्य विघटित हो जाता है। एक बात आप विशेष तौर पर यह ध्यान देंगे कि सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। विशेष तौर पर ध्यान देंगे, सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। फिर से मैं कह रहा हूं कि सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, जबकि कुषाणों ने चलाए थे। आपको बताया गया है कि कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए थे, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। आगे अभी आप देखेंगे कि गुप्ता आएंगे, गुप्ता सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाएंगे। तो सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, इसका हम जब ये गुप्तों को पढ़ाएंगे तो गुप्तों के सिक्कों के पढ़ाते समय उसमें बता देंगे। तो सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन जारी नहीं किए थे, लेकिन चांदी के सिक्के जारी किए थे, शीशे के सिक्के जारी किए थे, पोटीन के सिक्के चलाए थे, तांबा के सिक्के चलाए थे और कांसा के सिक्के चलाए थे। सोना छोड़ करके चांदी, शीशा, पोटीन, तांबा और कांसा का सिक्का सातवाहन शासकों के द्वारा चलाया गया। यहाँ पे एक शब्द आप देख रहे होंगे, पोटीन। पोटीन का मतलब होता है रद्दी चांदी। रद्दी चांदी को पोटीन कहते हैं। तो रद्दी चांदी का भी सिक्का सातवाहन शासकों के द्वारा चलाया गया था। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप कुमार कौशल क्लासेस पे नीचे देखेंगे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा है, आप उसको टच करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो उम्मीद है कि आप इसे कर पाए होंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए वंश के साथ, आबिर वंश के साथ और इक्ष्वाकु वंश के साथ। अभी इसमें कई राजवंश बाकी हैं, तो आपकी एक कंप्लीट वीडियो करने के बाद ही आप एक बेहतर एग्ज़ाम इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, बेहतर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये एक अभ्यास करिएगा कि इन क्वेश्चनों के अभ्यास के साथ ही साथ आप, इन चीज़ों के अभ्यास के साथ ही साथ आप कुछ सॉल्व पेपर लीजिए, उन सॉल्व पेपर का अभ्यास करिए ताकि यहाँ से जो भी सवाल बनते हैं उसको आप कर पाएँ। हालाँकि मैंने जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ मैंने बता दिया इशारों में और स्पष्ट रूप से भी बताया कि कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। आप अभ्यास प्रश्न का सहारा लेते हैं, सॉल्व पेपर का सहारा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी। मस्त रहिए, खूब सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।